हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं नॉर्मेलिटी। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मोलरिटी और स्ट्रेंथ के बारे में और उनके बीच में रिलेशन। अब जो थर्ड अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है नॉर्मेलिटी। क्या है? आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल सक्षम एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करें तथा उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन का आइकन। नॉर्मेलिटी को डिनोट करेंगे एन से। किससे डिनोट करेंगे? एन से। अब देखो नॉर्मेलिटी होती क्या है। नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब नॉर्मेलिटी एन, तो इसको मैं इसका फॉर्मूला क्या सकता हूँ? इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट को किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं? ई क्यू से। ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट कर दिया इससे। ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को रिप्रेजेंट कर देंगे वी एल से। तो यहाँ से जो फॉर्मूला फॉर्म होगा वो हो जाएगा, देखो, ई अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर एम एल में दे रखा हो तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम किस में है? एम एल में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? थाउजेंड्स। तो ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब मोलरिटी में तो नंबर ऑफ मोल्स, तो देखो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या था? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही था ना। ऐसे तो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को, लेकिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट कैसे करेंगे? इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे गिवन मास। उसका फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट मास। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है। अब देखो नॉर्मेलिटी, अब इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? डब्ल्यू से। इक्विवेलेंट को कर देंगे ई एम से। ठीक है। तो यहां से अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना क्या होता है? गिवन मास ई का जो फॉर्मूला होगा यहाँ लिख देता हूं मैं। क्या आ जाएगा? गिवन मास को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ये क्या कैलकुलेट कर सकते हो तुम? इक्विवेलेंट। ई रिप्रेजेंट करेगा इक्विवेलेंट को, ये इक्विवेलेंट मास को, और ये गिवन मास को। अब इसी के अंदर देखो, अब इसको पुट करो यहाँ, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू में क्या था? देखो इसको ओपन कर दिया तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसका आ गया? इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी का। तो ये फॉर्मूला किसका आ गया? नॉर्मेलिटी का। अगर ये किस में दे दे तुम्हारे को? मोल्स उसमें दे दे, एमएल में, तो क्या आ जाएगा? अब गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया? नॉर्मेलिटी का। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास अपॉन मोलर मास। इक्विवेलेंट, अब इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे वो क्या होता है? गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो अब इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये तो नॉर्मेलिटी पढ़ ली। अब देखो इसमें पढ़ेंगे इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इक्विवेलेंट मास जब भी कैलकुलेट करेंगे तो उसमें अपने को एक टर्म पढ़नी है एन फैक्टर। क्या पढ़ेंगे? एन फैक्टर। अब इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन
मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, क्या होता है, एन फैक्टर, ठीक है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है, देखो एन फैक्टर एसिड के लिए ये इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब एसिड अगर है तुम्हारे पास, जैसे मैंने ले लिया एसिड HCl, अब HCl डिसोशिएट होगा तो किस में टूटेगा, H प्लस में और Cl नेगेटिव में। एसिड के लिए जो एन फैक्टर होगा वो एन फैक्टर होगा, H प्लस आयंस क्या होंगे, एन फैक्टर होंगे, H प्लस आयन क्या होंगे, एन फैक्टर। अब जैसे ही HCl डिसोशिएट हो रहा है कितने H प्लस रिलीज हो रहे हैं, एक हो रहा है, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया, 1 आ गया ना HCl का। ऐसे ही सेकंड, ये तो फर्स्ट एग्जांपल ले लिया, सेकंड अगर लें H2SO4 ले लिया, तो इसके अंदर ये किस में डिसोशिएट होगा, 2H प्लस में और SO4 2 नेगेटिव में। अब H2SO4 कितने H प्लस आयन दे रहा है, 2 H प्लस आयन दे रहा है, तो इसके लिए जो एन फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्या होगा, 2 होगा एन फैक्टर। अब देखो एसिड जितने H प्लस आयन रिलीज करेगा वही क्या होगा उसका एन फैक्टर। अगर एक H प्लस आयन दे रहा है तो एन फैक्टर 1, 2 दे रहा है तो 2, अगर 3 H प्लस आयन दे रहा है तो एन फैक्टर हो जाएगा कितना, 3। तो ये तो एसिड के लिए हो गया। अब नेक्स्ट इसी में अगर बेस हो, क्या हो, बेस, तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया KOH। अब KOH जैसे डिसोशिएट होगा तो किस में होगा, K प्लस में प्लस OH नेगेटिव में। अब बेस के लिए जो एन फैक्टर होगा वो होगा OH नेगेटिव, यही क्या होगा बेस के लिए एन फैक्टर। तो KOH किस में, देखो K प्लस में और OH नेगेटिव में। अब यहाँ देखो बेस के लिए क्या देखेंगे, जो भी बेस जितने OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा वही क्या हो जाएगा उसका एन फैक्टर। अब इसके अंदर KOH के अंदर कितने OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं अपने को, हाइड्रोक्साइड आयन कितने, 1 मिल रहे हैं, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 1, एन फैक्टर क्या हो गया, 1। ऐसे में दूसरा ले लिया NaOH। अब ये Na प्लस में डिसोशिएट होगा प्लस हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव, तो यहाँ भी अपने को कितने मिल रहे हैं OH नेगेटिव, 1 ही मिल रहा है, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। जितने बेस के अंदर कोई भी बेस है अगर वो एक हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो उसका एन फैक्टर 1, अगर 2 दे रहा है तो उसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो ये तो एसिड और बेस के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए था। अब देखो इसी में एग्जाम्पल लेके करते हैं। तुमने ले लिया एग्जाम्पल HCl। अब HCl के आपने को क्या कैलकुलेट करना है, HCl का इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है। तो इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अब HCl के अंदर एक कितना मास हो गया, HCl का मास एक तो हाइड्रोजन का और क्लोरीन का 35.5, तो मोलर मास क्या हो गया इसका 36.5। देखो मोलर मास को मैं m0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 36.5 और HCl कितने H प्लस, HCl के लिए एन फैक्टर क्या होगा, अभी पढ़ा था 1, तो डिवाइड बाई 1, 1 क्या है एन फैक्टर, 1 क्या है एन फैक्टर। तो अब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या है 36.5। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में, तुम्हारे को 4 कंपाउंड दे दिए कोई भी, उसमें पूछेगा किसका मोलिकुलर मास और इक्विवेलेंट मास इक्वल है। तो देखो HCl का जो मोलिकुलर मास है वो भी क्या था 36.5 और इक्विवेलेंट मास है वो भी क्या है 36.5। जैसे NaOH का लेके करके देखते हैं। NaOH का सोडियम का मास होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो इसका टोटल कितना हो गया 40 ग्राम ले लिया। तो अब इसके एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, किसका इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना है, इक्विवेलेंट मास अपने को NaOH का लेना है। तो NaOH का गिवन मास मोलर मास क्या हो गया 40 अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर क्या कितने OH नेगेटिव आयंस दे रहा है, तो कितने OH नेगेटिव आयंस दे रहा है 1, तो इसको 1 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ भी क्या आया इक्विवेलेंट मास 40 ग्राम। ठीक है, अगर H2SO4 लेके करते हैं, क्या लेते हैं H2SO4, तो H2SO4 का मोलर मास होता है 98 और एन फैक्टर कितने होंगे, क्योंकि ये 2 H प्लस आयन देगा तो एन फैक्टर होगा 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा 98 अपॉन 2, तो इक्विवेलेंट मास कितना आएगा इसका 49 ग्राम। तो एसिड बेस के लिए इस तरीके से कैलकुलेट
कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मेलिटी ही पढ़ेंगे और नॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच में रिलेशन भी पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपना एन फैक्टर किसके लिए बच रहा है, सोल्ट के लिए एन फैक्टर कैलकुलेट करना बच रहा है। तो इससे अगले वीडियो में हम पहले तो पढ़ेंगे कोई भी सोल्ट है उसका एन फैक्टर कैसे निकालेंगे और फिर पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी के बीच में रिलेशन।